हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक नए टाइगर रिजर्व की। हालांकि ये टाइगर रिजर्व के मामले में नया है, लेकिन ये पहले भारत का एक नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन नेशनल पार्क की जगह अब इसको अनाउंस कर दिया गया है कि ये एक टाइगर रिजर्व है और ऐसी स्थिति में ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। जरूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी चीजें हम लोग अच्छे जाने समझे। हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी सारी खास बातें आप लोग के लिए इसमें शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज का क्या कहना है। तो हमारी न्यूज कह रही है कि माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। तो देखिए भाई 58 यानी कि 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है माधव नेशनल पार्क, और अब इसी से जुड़ी हुई सभी बातें हम लोग को जाननी समझनी है। हालांकि मध्य प्रदेश का है, तो सबसे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कुल टाइगर रिजर्व है कितने। तो देखिए अभी फिलहाल ये भारत का तो 58th बना है ना, 58th टाइगर रिजर्व है ये भारत का। बट बात करें अगर हम लोग पर्टिकुलर स्टेट के मामले में कि एमपी में इसका क्या स्थान है, तो देखिए इससे पहले एमपी में 8 टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिए गए थे, यानी कि अब ये मध्य प्रदेश के अंदर 9वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो 9वां टाइगर रिजर्व तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई माधव टाइगर रिजर्व है, लेकिन इसके अलावा हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि बाकी के 8 कौन। तो देखिए बाकी के 8 की लिस्ट आप लोग के सामने है। यहाँ पर कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये सभी इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहे हैं और सब यहाँ पर शामिल है। बात क्लियर है सभी लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 टाइगर रिजर्व की लिस्ट इस प्रकार से, और आप लोग को पता होनी चाहिए। अब तक जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हुआ करता था मध्य प्रदेश में वो रातापानी टाइगर रिजर्व था, और इसको अनाउंस किया गया था वर्ष 2024 में। ठीक है, शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2007 में ही 5 टाइगर रिजर्व बैक टू बैक अनाउंस किए गए थे, सारे के सारे ये मध्य प्रदेश के। उसका थोड़ा गैप मिला 2011 के बाद काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ा, 12 सालों का, जब जाकर हम लोग देखते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिलता है 2023 में, 2024 में रातापानी, और 2025 में अब हम लोग देख रहे हैं कि माधव नेशनल पार्क को उन्होंने टाइगर रिजर्व के रूप में अनाउंस कर दिया है। क्लियर है सारी की सारी बातें, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चीजें क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी बातें हम लोग को माधव राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में या फिर माधव नेशनल पार्क के बारे में पता होनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग नाम सुनते हैं कि क्या है, टाइगर रिजर्व है, तो हमें ऐसा लगता होगा कि टाइगर रिजर्व मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइगर यहाँ पाए जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो भी वर्तमान में जो स्थिति यहाँ पर इस माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की है वो कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पर अभी आज के समय में तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही टाइगर पाए जाते हैं। 5 टाइगर क्यों पाए जा रहे हैं? दरअसल कहानी जो है वो शुरू होती है इसके तहत 2023 में। हम लोग देखते हैं कि भारत में हमारी सरकार ने पहले ही प्रोजेक्ट टाइगर चला रखा है। हमारी सरकार चाहती है कि आप टाइगर की संख्या जो है उसको तेजी से बढ़ाया जाए, अधिक संख्या में टाइगर्स भारत में पाए जाए। हालांकि परेशानी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग के साथ में बहुत ज्यादा है। परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि दरअसल दुनिया की 70% से ज्यादा बाघ आबादी जो है वो तो भारत में पाई जाती है, और 70% से ज्यादा बाघ आबादी पाए जाने का मतलब ये है कि भारत के पास जो टोटल बाघ है ना वो 3682 बाघ हैं, जो दुनिया की 70% से ज्यादा बाघ आबादी से का हिस्सा बनाते हैं। क्लियर है कहानी? तो संख्या तो हम लोग के पास अच्छी खासी है, लेकिन एक समय बीते दिनों ऐसा आया था कि जब हमारे पास बाघों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और उस समय IUCN और जो हमारे बाकी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे उन सबका ये मानना था कि भाई बाघ को थोड़ा ध्यान दो, इसके ऊपर टाइगर कंजर्वेशन पे ध्यान दो, वरना ऐसा शिकार वगैरह करते रहोगे तो समझ लो कि आने वाले समय में बाघ देखने को नहीं मिलेगा, फिर परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाएगी आप लोग के साथ में। तो हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया चीजों को संभाला, कंजर्वेशन पे ध्यान दिया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि संख्या बहुत अच्छी खासी हो गई है भारत में। ठीक है, और दुनिया की 70% से ज्यादा बाघ आबादी भारत में है, तो समझ जाइए कि मामला कितना ज्यादा अच्छा खासा चल रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र जो है जब कभी उसको हम लोग टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र को हम लोग टाइगर्स के लिए अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो कुछ संख्या में बाघ वहां पाए ही जा रहे हैं। तो कहानी जो थी वो कहानी 2023 में इस प्रकार से शुरू हुई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा कि हम लोग शुरू करना चाहते हैं टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो था वो शुरू किया गया था माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, माधव नेशनल पार्क के अंदर, और इस समय यहाँ पर 3 टाइगर छोड़े गए थे, जिनमें 2 टाइग्रेस थी, यानी कि 2 बाघिन थी, 1 बाघ था इसके अंदर। अब क्या हुआ कि हाल ही में ना एक बाघिन ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। अब जब 2 बच्चे यहाँ पहुंच गए तो ऐसी स्थिति में संख्या हो गई है 5, और अभी ये माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर 2 और बाघों को भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ संख्या बढ़ा रहे हैं। अब
इस क्षेत्र को जब टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि देखो, पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाघ ही नहीं पाए जाएंगे, बाकी और जीव भी पाए जाएंगे। दूसरी खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर सरकार खासतौर पर अब इस प्रकार से ध्यान देगी कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, उन सभी को अच्छे से समर्थन दिया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि बाघ यहाँ पर खुद पे काम कर सके और अपनी संख्या को बढ़ा सकें और चीजों को मजबूत कर सकें। तो इस प्रकार से खास ध्यान दिया जाएगा। हालांकि बाघों के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ तेंदुए पाए जाते हैं, यहाँ पर चीतल पाए जाते हैं, यहाँ पर सांभर पाए जाते हैं, नील गाय, ठीक है। तो इसके अलावा बार्किंग डियर्स वगैरह, तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो हम देखते हैं कि अन्य जीवों की भी यहाँ पर मौजूद है और स्थिति यहाँ पर अच्छी खासी बनी हुई है, ठीक है। तो मिलजुल करके सब रह रहे हैं पर्यावास में, और जरूरी है क्योंकि हम सभी को पता है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे बात करें सहायता की या बात करें भोजन की, तो इसीलिए हम लोग एक ही जगह पर मिलजुल करके रहते हैं। हालांकि ठीक है, जीवों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शिकार करते हैं, बट ये भी प्रकृति की है, किस्सा है, प्रकृति की ही चेन है और इसको भी मेंटेन किया जाना जरूरी है, ठीक। इसके अलावा बात करें यहाँ की थोड़ी सी पारिस्थितिकी की, तो देखिए यहाँ पर एक खास प्रमुख नदी यहाँ से बहती है जिसको हम लोग जानते हैं सिंध नदी के रूप में। सिंध नदी यहाँ की प्रमुख नदी, और आप लोग को पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिंध नदी के अलावा दो खास झीलें हैं जो माधव नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। पहली है सांके सागर झील और दूसरी है माधव सागर झील। ये दोनों का नाम भी याद रखिएगा। बात करें अगर यहाँ के वृक्षों की, तो यहाँ पर खासतौर पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन और इसके अलावा शुष्क कांटेदार वन, ये यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति में बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये इससे जुड़ी हुई खास खास चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर खास क्षेत्र जिसको हम लोग जनरली जानते हैं चंबल के रूप में, तो चंबल क्षेत्र का हिस्सा, और चंबल क्षेत्र में शिवपुरी जिले में पाया जाता है। और शिवपुरी जिले में होने के कारण ये यहाँ पर विंध्य पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा भी बना हुआ है। तो ये इसकी कुछ खास खास भौगोलिक विशेषताएं हैं जो आप लोग याद रखिएगा अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है बात सारी? चलिए, अब कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग के मन में ये भी आता है कि भाई जब किसी क्षेत्र को हम लोगों ने बाघ अभयारण्य बना दिया है, टाइगर रिजर्व बना दिया है, तो अब आगे क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो सरकार इसके ऊपर खास ध्यान देगी, पर सरकार किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व बनाती है, इसके पीछे की क्या कहानी होती है? तो देखिए, इसके पीछे कहानी, जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मानक है यहाँ पर, वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बाघ पाए जाने चाहिए, या तो आप खुद से वहां बाघों को पहुंचा दें, खुद से नहीं पहुंच रहे हैं तो बाघ खुद पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, टहलते टहलते इंटरकनेक्टेड एरियाज होते हैं, बाघ पहुंच जाते हैं, फिर उनको जगह अच्छी लगती है तो रहना शुरू कर देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो संख्या में पनपने लग जाती है। इस प्रकार से तो चीजें चलती हैं। तो या तो बाघ खुद पहुंच जाए या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उनको वहां पहुंचा दीजिए। जब बाघ वहां पहुंचते हैं, सर्वाइव करते हैं, चीजों को पसंद आती है, तो फिर अब क्या होता है कि वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, उस जगह के एनवायरमेंट में ढलने लगते हैं। तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भाई इस एरिया को अब हम लोग टाइगर कंजर्वेशन एरिया के रूप में, टाइगर रिजर्व बना देना चाहते हैं। अब क्या होगा कि सबसे पहले सरकार जिम्मेदारी लेती है, सरकार उस जगह के लिए प्रॉपर एक ड्राफ्ट तैयार करती है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर सारे काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारा मामला जो बाघों की देखभाल का है, उनके संरक्षण का है, वो सब टिका हुआ है NTCA के ऊपर, यानी कि नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे है सारी की सारी जिम्मेदारी। तो ऐसी स्थिति में सरकार सिर्फ प्रस्ताव तैयार करेगी, प्रस्ताव तैयार करके भेजेगी NTCA के पास में, ठीक है। अब जब प्रस्ताव NTCA के पास चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। विचार करना क्या होगा कि जो पर्टिकुलर एरिया आपने बताया, जैसे कि माधव नेशनल पार्क है, तो उसके बाद आएंगे, विजिट करेंगे, सब जगह घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि एनवायरमेंट कैसा है, स्थिति कैसी है। अगर बाघों के लिए टाइगर रिजर्व अनाउंस किया जाए तो क्या सभी अनुकूल दशाएं यहाँ पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। जब सभी चीजें इनको लगेगी कि ओके है, तो ओके की स्थिति में क्या होगा, फिर उस पर्टिकुलर एरिया को अप्रूव कर दिया जाएगा कि ठीक है जी, आप इसको बना लीजिए टाइगर रिजर्व, कोई परेशानी नहीं, हम आपके लिए अप्रूवल दे देते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बात हम लोग कर रहे हैं ना माधव नेशनल पार्क की, तो माधव नेशनल पार्क को ना दिसंबर 2024 में ही अनाउंस कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया गया था। दिसंबर 2024 में ही अप्रूवल दे दिया गया था NTCA के द्वारा कि ठीक है, आप लोग इसको बना सकते हैं एक अपना बाघ अभयारण्य। तो फिर इसके लिए सभी चीजें की जा रही थी और अब कंप्लीटली चीजें जो है वो फाइनल हो गई हैं। और फाइनल होने के बाद जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जी हमारे पास में अब 58वां बाघ अभयारण्य भी है, ठीक है। तो 58वां बाघ अभयारण्य हमारे पास स्थिति में है। क्लियर है सारी की सारी बातें? बढ़िया। अब हम लोग बात करें कि भारत के अंदर कैसा चल रहा है मामला, ठीक है। तो एक मानचित्र आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा मानचित्र जो है ये टाइगर रिजर्व की स्थिति दिखाता है हमारे भारत में। तो कहाँ कहाँ कितने कितने टाइगर रिजर्व हैं। हालांकि संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 57 टाइगर रिजर्व के हिसाब से तैयार किया गया था। तो लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा सा मानचित्र बस देख लीजिए कि जहां जहां आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहां वहां उस संख्या में। और आपको बताया मैंने सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 9 टाइगर रिजर्व है, तो लीड कर रहा है इस पूरी लिस्ट में। कुछ खास चीजें हमको यहाँ पर समझनी है बाघों के संरक्षण के बारे में। तो बाघ संरक्षण कार्य जो है वो हमारे देश में सबसे पहले कब किया गया था? 1969 में किया गया था। दरअसल 1969 में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बैन लगाया गया था
ठीक है। तो पहले क्या था कि भाई बाघ की जो खाल थी ना उसकी पूरी डिमांड थी बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर। अब बाघ की खाल कैसे मिलेगी, उसके लिए पहले आपको बाघ का शिकार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सरकार ने बोला कि भाई ये जो काम कर रहे हो ना ये काम ही गलत है, इसकी वजह से बाघों की संख्या में बड़ी गिरावट आ रही है। किसको नहीं पसंद भाई, देखो मोटा पैसा मिलता है, सबको था कि भाई ठीक है बंदूक लेकर निकल जाओ जंगल में, जहां दिखे बाघ धाएं गोली मारो और निपटाओ और खाल निकालो बेचो। डिमांड बहुत थी इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो बहुत शिकार होता था। सरकार ने भाई 1969 में कह दिया कि भाई देखो बाघ का कोई भी शिकार करेगा नहीं, हम बैन कर रहे हैं, कोई पकड़ा गया भाई जेल में डाल देंगे, सजा देंगे, बहुत कड़ी वाली मान जाओ। ठीक है। हालांकि इस समय जो ये शिकार पे बैन लगाया गया था अकेले बाघ पे नहीं लगाया गया था, सारी जंगली बिल्लियों पे लगाया गया था। ठीक है। यानी कि बाघ तेंदुआ शेर ये सारे के सारे सब एक ही परिवार का हिस्सा है, बस शक्ल थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग सी है इन लोगों की। ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी बिल्लियां कहते हैं एक प्रकार से। तो सरकार ने कहा कि भाई नहीं शिकार नहीं करना है, तो शिकार सबसे पहले बंद करवा दिया ताकि भाई इनकी स्किन वगैरह चीजों को बेचा वेचा ना जाए। बाकी चीजों को मजबूत करने के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उस समय लागू किया गया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमारे देश का 1972 में आया था, पूछ लेता कई बार। 1973 में सरकार ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य था कि भाई बाघों को बचाओ और इनकी संख्या को बढ़ाओ। तो प्रोजेक्ट टाइगर पे हम लोग 1973 से लगातार काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा 2006 में हम देखते हैं कि सरकार ने एक खास काम किया, सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किया संशोधन, और संशोधन करने के साथ साथ हम देखते हैं कि दो अलग अलग हमें डिपार्टमेंट मिल गए। ठीक, दो डिपार्टमेंट या अथॉरिटी मिल गई, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो पहला जो हमें मिला था उसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके बारे में लगातार आपको मैं काफी देर से बता रहा हूं। तो इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना 2006 में होती है और बाघों के लिए एक मुख्य जिम्मेदार संस्था है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा हमें मिलता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पे जिम्मेदारी ये है कि भाई वन्य जीवों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको मारना, उनकी स्मगलिंग करना, उनकी खाल बेचना वगैरह वगैरह, उनकी हड्डियां बेचना, हाथी दांत बेचना, तो ये सभी चीजों को कंट्रोल अब आपने करना है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी ये दी गई। बाकी टाइगर कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ सारा मामला जो था वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर आया। तो इन दोनों की स्थापना जो है वो 2006 में हम लोगों ने कर दी थी, यानी हमारी सरकार ने कर दी थी। 2010 में हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था। बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन, तो टाइगर कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स थे उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हम देखते हैं ग्लोबल टाइगर रिजर्व डे अनाउंस किया गया और तब से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 2023 में हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा ही मिलजुल करके प्रयास किए गए और अनाउंस कर दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं पूरी दुनिया भर की, तो उन सभी के संरक्षण के लिए, उनके सभी की सुरक्षा के लिए, उन सभी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो जिम्मेदार है और सभी के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। तो ये सारे के सारे लैंडमार्क टाइमलाइन है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या खास हमारी सरकार ने किया और ये प्रयास कहां तक कैसे कैसे पहुंचे। बात करते हैं भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेकर के। तो आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि एक समय ऐसा आया था जब टाइगर की पॉपुलेशन में बड़ा डिक्लाइन हुआ था। शिकार होना, ठीक है, इलीगल स्मगलिंग वगैरह करना, इनकी स्किन्स की, हड्डियों की वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ कर रही थी। जैसे कि आप लोग अगर पुरानी फिल्में देखते होंगे ना, तो पुरानी फिल्मों में जो हवेली वगैरह होती है उन सभी में हमने खास चीज़ नोटिस की होगी कि दीवार के ऊपर ना कहीं पे बाघ का सर लटका हुआ है, कहीं पे पूरे का पूरे मतलब स्किन लटकी हुई, हड्डियां नहीं है लेकिन वो खाल बिछी हुई। कुछ लोग तो कारपेट ही बना लिया करते थे इन सभी चीज़ों का, मतलब भाई रईसी है किसी भी स्तर तक जा सकती है। ठीक है। तो क्या हुआ, संख्या काफी ज्यादा गिरी इनकी। तो 2006 से हम लोग देखते हैं कि स्थिति किस प्रकार चल रही है। 2006 में 1411 संख्या हुआ करती थी, 2010 में बढ़कर 1706 हुई, 2014 में 2226 पहुंची, 2018 में 2967 पहुंची, 2023 में जब सेंसस हुई तो बताती है कि 3682 अब हो गई है। तो इस प्रकार से वर्ष दर वर्ष सरकार के प्रयासों के माध्यम से हम देखते हैं कि लगातार संख्या में वृद्धि तो भाई हुई है, मतलब सरकार के एफर्ट जो थे वो सफल रहे अपने आप में। बात करते हैं भारत के अंदर किस किस राज्य की क्या क्या स्थिति है और किस किस राज्य में कैसे कैसे हमारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉप बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश कर रहा है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि 9 टाइगर रिजर्व लेकर के बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि इसके पास 6 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, इन तीनों के पास में 5-5 टाइगर रिजर्व हैं। असम और छत्तीसगढ़ के पास 4-4 टाइगर रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश और यूपी के पास 3-3 टाइगर रिजर्व हैं। केरल, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के पास 2-2 टाइगर रिजर्व हैं सभी के पास में। और वहीं इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और मिजोरम, इन सभी के पास 1-1 टाइगर रिजर्व है। तो ये भारत के वो खास स्टेट्स हैं जिनके पास टाइगर रिजर्व है। हालांकि भारत के कुछ खास स्टेट्स ऐसे भी हैं कि जिनके पास टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं, क्या आपका स्टेट शामिल है टाइगर रिजर्व वाले में या फिर नहीं शामिल है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर भारत के कुछ स्टेट को पता लग रहा है कि जो इससे बचे जा रहे हैं उन सभी में टाइगर रिजर्व्स नहीं है।
क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोग के जानने समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करके रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है और बहुत ही अच्छा और खास टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बाकी से तक शेयर कीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, कब करना है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। शुभ मुहूर्त इसके लिए कुछ नहीं होता, तो जल्दी से कर दीजिए। और बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।